Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is chapter 1 Investment Basics of Class 10th FMM. इससे पहले मैंने तुम लोगों को सारा सिलेबस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में समझाकर एक वीडियो डाला था. अगर तुम लोगों ने पूरे सिलेबस को समझने वाला वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बारी देख लेना. तुम्हें ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस पूरे कॉन्टेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, उसके बाद आज हम इस वीडियो में, ये पार्ट 1 है क्योंकि, तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता देती हूँ. यहाँ पे हम आज इस वीडियो में इस चैप्टर के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस तक देखने वाले हैं. ओके, तो तुम ध्यान से देखो पूरा वीडियो, और तुम्हें जो भी कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बता देना, और आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊं. अब देखो, सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट बेसिक्स. तो इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स हमको इस चैप्टर में पता लगने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, जब कर रहे होते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे हम पे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट जो होता है वो कौन डिटरमाइन करता है. उसके बाद हम फाइनेंशियल ऑप्शंस देखेंगे, और फिर फाइनेंशियल ऑप्शन जो दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग, उसमें से हम लोग शॉर्ट वाले को देख रहे होंगे. ओके, लॉन्ग से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं इसको. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? अब देखो, बहुत बार अब तुम लोगों ने सुन लिया कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट. अब ये इन्वेस्टमेंट है क्या? और ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है. अब इन जितने भी लेक्चर्स में तुम्हें बताने वाली हूँ, मैं उसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी, और जो पेपर तुम्हारा होगा ना वो इसी बुक से आने वाला है. पेपर की टेंशन मत लेना कि अच्छा पेपर कहीं बाहर से तो नहीं आ जाएगा. नहीं, पेपर कहीं बाहर से नहीं आता, पेपर इसी बुक से आता है. इस वीडियो को जितने भी अच्छे तरीके से देख सकते हो. अपनी तुम्हारे पास अगर बुक है उसमें नोट्स लिख सकते हो, उसमें अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो. वही करो, उसी को पढ़ो, उसी में से पेपर आएगा. और ये मैं तुम्हें ये स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि इस सब्जेक्ट में 100 में से 100 लाना, 100 में से 99 मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा आसान है. ओके, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है. अब देखो, जितना भी पैसा आप लोग कमा रहे होते हो, जैसे आप लोग तो कुछ नहीं कमा रहे हो, हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं बेरोजगार. बट हमारे जो मम्मी पापा हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो अगर मान लो कि हमारे पेरेंट्स की इनकम है 60,000 रुपये ना, फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपये हमारे पेरेंट्स की इनकम है. अब यहाँ पे क्या करा, हमने इतना पैसा कमाया. अब इसमें से हमारे कुछ होंगे खर्चे. अब मान लो कि भाई 50,000 के आसपास हमारे खर्चे निकल के आए. भाई हमारे जो हमारे पेरेंट्स के बच्चे हैं, जैसे कि हम, उनके हमारे स्कूल फीस चली गई, हमारे घर का किराया चला गया, हमारे बिजली का बिल चला गया, ये वो जितने भी खर्चे होते हैं, हमारी ग्रोसरी हो गई. उसके बाद जो हमारे पास 10,000 रुपये बचे, है ना, जो हमारे पास 10,000 रुपये बचे, अब इसका क्या करें? इसको घर में रख लें. घर में क्या पता चोरी हो गई, फिर क्या होगा? डाका पड़ गया तो क्या होगा? अब इसमें क्या करना है, जो हमारे 10,000 रुपये जो रेस्ट सेव्ड होती है ना, कुछ मनी तो खर्च हो जाती है, पार्टली हम लोग उसको स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं हमारी नीड्स पे, हमारी वांट्स पे. कुछ पैसे हमारे पास बच रहे होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रख लेते हैं कि भाई फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे लिए ये पैसा जो है वो हमारे लिए काम आएगा, है ना. तो इसको ध्यान से देखेंगे दोबारा. क्या है ये? द मनी यू अर्न इज पार्टली स्पेंट एंड रेस्ट सेव्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस. समझ में आ गया तुमको कि जितने भी पैसे हम लोग कमाते हैं उसको हम थोड़ा खर्च कर देते हैं, कुछ बचाते हैं, ताकि हम अपने फ्यूचर के एक्सपेंसेस, जो अभी हमें पता नहीं है कि भाई फ्यूचर में हमारे संग क्या हो जाए, हमें कैसे पैसे की जरूरत पड़ जाए, उसको हम लोग उसको सेव करते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ कीपिंग द सेविंग्स आइडल, तुम्हारी जो सेविंग्स बची है 10,000 रुपये, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है. या तो इसे घर में रख लो, है ना, अपने घर में रख लो, या फिर इसे कहीं इन्वेस्ट कर दो. अब देखो, दोनों चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. अब जब तुम घर में रखोगे तो तुम एकदम से उसको उठा के यूज़ कर सकते हो, पर घर में वो क्या होगा, पैसे का जो वैल्यू है. अब तुम्हें जब तुमने अगर वो वीडियो देखा होगा इंट्रोडक्शन वाला, उसमें मैंने बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगी ना, वो कम हो जाएगी अगर पैसा तुम घर में रखोगे. तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हो गए. इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो भाई तुम इमीडिएटली तुरंत नहीं निकाल सकते अपने इन्वेस्टमेंट को, बट ये क्या होगा, ये इन्फ्लेशन को बीट करेगा. अगर तुमने सही तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट की है तो तुम्हारा जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट कर देगा, और तुम्हारे मनी की जो टाइम वैल्यू है वो बढ़ जाएगी. ओके, ये वाली बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट. तो ये क्या होता है कि भाई अपनी मनी को फालतू में घर में रखने से अच्छा है कि आप उस पर रिटर्न लो. और रिटर्न कैसे लोगे? आप उसको इन्वेस्ट कर दो. तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आई होगी. ये बात मतलब मैं सिर्फ इतना नहीं चाहती कि तुम लोग सिर्फ रोट लर्निंग करो, इसको समझो भी, है ना. रोट लर्निंग तो तुम्हें कोई भी करा देगा, पर मेरे पढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि मैं तुम्हें रट्टा मरवा दूं कि अच्छा देखो ये है ऐसा है, इसको ऐसे ऐसे याद कर लो. नहीं, अगर तुमसे अब कोई पूछ ले कि अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, तुम उसको इस तरीके से बताओ जैसे जैसे मैंने तुम्हें बताया. ठीक है, वाई शुड वन इन्वेस्ट? अब इन्वेस्ट करे ही क्यों? मैंने 2-3 बातें तुम्हें वैसे ही बता दी हैं, पर फिर भी एक बार सुन लो.
ऑन रिटर्न ऑन योर आइडल रिसोर्सेज। अब देखो ये जो 10,000 रुपये हमारे पास पड़े थे, अभी घर में पड़े रहते हैं, इनका क्या होता है, हम इसे शायद फालतू में खर्च कर देते, शायद ओवर स्पेंड कर देते। कंज्यूमरिज्म हमारे अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, फालतू में रखे रहते या कुछ नहीं होता रखे रहते हैं ना। तो अब क्या होगा, अब इस इन्वेस्टमेंट पर, अब अगर घर में रखे रहते हैं तो इस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, फालतू में रखे पड़ा। बट अगर आप बैंक में जमा करा दोगे या कहीं और लगा दोगे तो कुछ भी आपको, मान लो अगर 1%, वैसे 1% इंटरेस्ट मिलता नहीं, पर अगर 1% भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी आप उस पर कुछ ना कुछ कमा रहे हो। जनरेट अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी फॉर स्पेसिफिक गोल इन लाइफ। जैसे मान लो अभी तुम एक बच्चे हो, है ना, तुम एक बच्चे ही हो, आई होप 10th क्लास में, ठीक है, तुम्हारा नाम है ए, तुम्हारा नाम है ए, तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा मन करता है कि भाई मेरे पास ये वाली बाइक होनी चाहिए, मेरे पास ये वाली बाइक होनी चाहिए। अब तुम्हारे पास वो, अब देखो जो भी हमारी चीज़ें पसंद की होती है ना, उसको खरीदने का ज़्यादातर हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम पैसे को सेव करना शुरू करते हैं। अब 10th क्लास में अगर अभी हो, एक बाइक पसंद आ गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाइक तुम्हें अभी मिल जाएगी, बाइक तुम्हें अभी नहीं मिलेगी, तो तुम क्या करोगे कि भाई तुम पैसे जोड़ना शुरू करोगे कि भाई जो भी मुझे घर से पॉकेट मनी मिल रही है, या जो भी मुझे मेरे रिलेटिव अगर घर पे आ रहे हैं मुझे कुछ दे रहे हैं, तो मैं भाई पैसे जोड़ूं, है ना। तो तुम देखो बाइक के लिए पैसे जोड़ना रिलेटिव से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, पर धीरे धीरे जब तुम जोड़ने जाओगे तो तुम्हारे पास एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी हो जाएगा। समझ रहे हो कि भाई मेरे को एक स्पेसिफिक गोल था कि भाई मुझे ये वाली बाइक खरीदनी थी, धीरे धीरे मैंने 2-3 साल तक लगातार पैसा जोड़ा और अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उस बाइक को खरीद सकता हूँ। तो इसके लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट हमें घर पे नहीं करनी है कि घर पे हम पैसा रख रहे हैं, उसकी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, पर अगर आपने उसको इन्वेस्ट किया है तो उस पर 2-3 सालों में जो भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। तो वो उसका पैसा जो है आपका वो और तेजी से बढ़ेगा, घर में रह के वो इतना तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। समझ गए। तीसरा आ जाते हैं, मेक अ प्रोविजन फॉर एन अनसर्टेन फ्यूचर। हमारा फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है, ये बात हम सबको पता है। आज आप यहाँ पे सही सलामत बैठे हो, भगवान न करे कल हमारे साथ क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता, या फिर मान लो कि कोई ऑफर ही आ जाए। अब मान लो कि मेरे को बहुत अच्छा सिंगर बनना है, मुझे किसी ने कह दिया आप मुंबई आ सकते हो, उसने तो दे दिया मुझे ऑफर, पर मेरे पास तो मुंबई जाने के पैसे ही नहीं है, तो फिर बताओ क्या होगा। ये अनसर्टेन फ्यूचर है, तो मुझे इसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वैसे पता नहीं कौन मेरे से कहेगा कि आप मुंबई आ सकते हो, कह दे कोई बस जल्दी से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाई वन नीड्स टू इन्वेस्ट वाइजली इज टू मीट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने इंट्रो वाली वीडियो में भी इसको बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ही इन्वेस्टमेंट करने का ये होता है कि आप इस इन्फ्लेशन की कॉस्ट को बीट करना चाहते हो, कि भाई इन्फ्लेशन से आपका पैसा आगे निकल जाए। कि अगर मान लो कि आज कोई चीज़ 10 रुपए की है ना, और अगले 10 साल बाद वो 15 रुपए की हो गई, और आपने 10 रुपए बचा के रखे अपने घर में कि भाई अगले 5 साल बाद मुझे ये चीज़ खरीदनी है। अब बताओ, अब खरीद लोगे? अब 5 रुपए तो कम पड़ गए, बट अगर आपने यही पैसा इन्वेस्ट किया होता और आपको रिटर्न मिलता, तो मान लो ये 15, 16, 20 जितने का भी हो जाता, ठीक है, 5 सालों में, तो उससे क्या होता, आपने अब किया इन्फ्लेशन को बीट। इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। अब इन्फ्लेशन मैंने कई बार कह दिया, मैंने समझाया नहीं अभी तक इस शब्द को एक भी बार। इन्फ्लेशन का मतलब हिंदी में हम लोग कहते हैं महंगाई। समझ गए, महंगाई समझ में आ गया होगा, पर हिंदी में नहीं बताया था एक भी बार। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है, इज द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज। अब जो हमारे जीने, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है, देखो अभी कोई चीज़, मान लो अभी ये मैड एंगल समझ लो इसे, अभी ये 5 रुपए का पैकेट आ रहा है, जब मैं 5 साल बाद देखूंगी तो ये 10 रुपए का हो जाएगा। इसका साइज देखो इतना ही रहेगा, या कम इससे हो सकता है, पर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि पार्ले जी को देख लो तुम। अब अगर तुम छोटे होगे, तुमने बचपन में पार्ले जी खाए, 5 रुपए 4 रुपए ऐसे का आता था, और अभी तुम उस पार्ले जी को देख लो, दिस ह्यूज डिफरेंस। ओके, साइज भी चेंज हो गया पार्ले जी के पैकेट का, पार्ले जी के बिस्किट का, हर किसी चीज़ का। तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हमारे घर का जो किराया है, हमारा बिजली का जो बिल है, हमारे स्कूल की जो फीस है, हमारे ट्यूशन की जो फीस है, अब एक अलग से इंटरनेट का खर्चा भी हमारे लाइफ में ऐड हो चुका है, बहुत सारी और भी चीज़ें। तो हमारे जीने की जो कॉस्ट है ना, जो हमारे ओवरऑल हर चीज़ हो गया, हमारे कपड़े महंगे हो चुके हैं, हमारा खाना महंगा हो चुका है, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज जब होती है तो हम उसे कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सिंपली व्हाट इट कॉस्ट टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड टू लिव, है ना। वही बात मैंने आपको बता दी कि भाई कौन सी चीज़ें आपको जीने के लिए ज़रूरी हैं, खाना पीना कपड़े घर, ये सब तो करोगे ही ना, तो इन सबको खरीदने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा लगने लगेंगे।
इन्फ्लेशन कॉजेज मनी टू लूज वैल्यू बिकॉज इट विल नॉट बाय द सेम अमाउंट ऑफ अ गुड और अ सर्विस इन द फ्यूचर एज इट डज नाउ। मैंने वही आपको बताई कि भाई अगर आज कोई चीज़ 10 रुपए की खरीद रहे हो तो अगले 5 साल बाद वो आपको 10 की नहीं मिलेगी, डेफिनेटली नहीं मिलेगी। वो 15 की मिलेगी, वो 12 की मिलेगी, पर 10 की वो नहीं मिलेगी। इसी को हम लोग कहते हैं कि भाई आपको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को बीट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि द एम ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी टू प्रोवाइड अ रिटर्न अबव द इन्फ्लेशन रेट टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिक्रीज द वैल्यू। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब यहाँ पर देखो, मान लो मैंने 100 रुपये आज सेव करके रखे हैं और अगले मुझे पता है कि भाई 5 सालों में ये जो चीज़ है ये 120 रुपये की हो जाएगी। ओके, अब मेरे से किसी ने कहा कि भाई इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, पर मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि अब भाई अगले 5 सालों में ये चीज़ अगर 120 रुपये तक के आसपास की हो जाएगी तो मुझे इन्वेस्टमेंट ऐसे करनी है कि भाई मेरे को इस 100 रुपये पे 20% का रिटर्न मिले, है ना। ये चीज़ मुझे देखनी थी, पर मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ 5% का इंटरेस्ट पे इसको इन्वेस्ट कर दिया और मैं बोल रहा हूँ कि वाह वाह क्या मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, वाह। बट ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फालतू की इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है। मुझे ये इंश्योर करना है कि 5 साल के अंदर मुझे ये इस पैसे पे, इस 100 रुपये पे एटलीस्ट 20% का रिटर्न तो मिल ही जाए, ताकि मैं इन्फ्लेशन की जो कॉस्ट है उसको मीट कर सकूं, ठीक है। ये वाली बात हो गई, ये यहाँ पे लिखी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आई होप तुम लोगों को ये इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे देखो कि भाई कौन सा ऐसा टाइम होता है जब हमें पता लगता है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो इस पे यही 3 बातें हैं। अगर तुमसे पेपर में पूछ ले तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये लिखना है 3 गोल्डन रूल्स हैं ये एक किसी भी इन्वेस्टर के लिए। सिर्फ ये लिखना है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि भाई जितना जल्दी आप लाइफ में इन्वेस्टमेंट कर सको उतना जल्दी करना चाहिए, उससे अच्छा रिटर्न मिलता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है, नंबर इसी को देख के मिल जाएंगे। इन्वेस्ट अर्ली। उसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्ट रेगुलरली। इन्वेस्ट रेगुलरली करो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने आज इन्वेस्ट कर दिए 2000 रुपये, फिर आपने अगले 10 साल बाद इन्वेस्ट कर दी, ऐसे कुछ फायदा नहीं होगा। कर रहे हो तो मंथली बेसिस पे करो, ईयरली बेसिस पे करो, ऐसे रेगुलरली आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। हमेशा एक चीज़ देखनी है कि भाई अगर हो सके तो अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप मार्केट में भी, अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना ना, ये उन लोगों का होता है कि भाई जो बहुत ही ज़्यादा प्रो है उस चीज़ में, तो वो एकदम से मार्केट में पैसा डालेंगे निकाल लेंगे, उनकी बहुत इनकम हो जाएगी। बट अगर हमारे जैसे नूब लोग ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो हमें लॉस हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म में जो मनी का जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आप उसको देखो तो आप कभी भी किसी ग्राफ का, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, अब मैं तुम्हें 2 बता रही हूँ। एक तो MRF है, ठीक है, एक MRF है और एक है टाटा मोटर्स। इन दोनों के, एक है टाटा मोटर्स, इन दोनों के तुम शेयर प्राइस गूगल पे डालना, ठीक है। और ये देख, उसका ग्राफ देखना कि अच्छा जब से ये दोनों शेयर प्राइसेस, ये जब से शेयर मार्केट में बिकने शुरू हुए, स्टार्टिंग में उसका क्या रेट था, उसका क्या प्राइस था शेयर का, और आज के टाइम पे उसका क्या प्राइस है। तो तुम्हें इतना ह्यूज लेवल ऑफ डिफरेंस पता चलेगा एंड देन यू विल गेट टू नो कि भाई क्यों हमसे कहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करो। तो जिस आदमी ने अपने MRF में स्टार्टिंग में 800-900 रुपए का शेयर कर, आई थिंक इसके स्टार्टिंग इसी से ही होगा, इसके आसपास से ही होगा, 800-900 रुपए उस बंदे ने लगाए होंगे, आज वो करीब 1.5 लाख इसके आसपास पहुंच गया। अभी थोड़ा लॉस वॉस चल रहा होगा, मैंने बहुत दिनों से मार्केट देखा नहीं है, तो मतलब 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के आसपास पहुंच गए। तो तुम समझ रहे हो कि लॉन्ग टर्म में क्या, मतलब व्हाट इज दिस, बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूज डिफरेंस हमको दिखता है। तो इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैंने जो बोला है ना देखने के लिए, इसको देखना ज़रूर। जब तुम इन सब प्रैक्टिकलिटीज़ को अपने इस सिलेबस के साथ ऐड करोगे ना तो तुम्हारा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये देखो कि भाई कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्टेन रिटन डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिटन डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। अब तुम यह देखो, यहाँ पे ना हमारे पास 12 पॉइंट्स दे रखे हैं, दीज आर 12 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू इन्वेस्टिंग। अब ये ना तुमसे पेपर में पूछ लेता है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टिंग करने से पहले, उस करते वक्त कि हमें याद रखनी चाहिए, हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसमें से 5-6 ईजी पॉइंट्स निकाल लो तुम और उसको याद रख लो, ठीक है। ये तुम्हारे यूटी में अगर अभी शुरू हो जाएंगे, अभी essay 1 जो होगा उसमें आएंगे, तो तुम आराम से लिख सकते हो। ऑब्टेन रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया भाई, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमको लेना है। ये नहीं कि भाई किसी ने मेरे से मुंह जबानी कह दिया कि तो मैं ये इन्वेस्टमेंट कर लो, इस पे इतने रुपए मिल जाएंगे, नहीं, मुझे नहीं अग्री करना है। मुझे रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी साइंड चाहिए, एकदम ऑथराइज सिग्नेटरी ने उसको साइन किया हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट में उठा के ले लूँगी।
रीड एंड अंडरस्टैंड सच डॉक्यूमेंट। अब देखो यार, जो भी इंसान पैसा लगा रहा है उसने वो पैसा बहुत खून पसीने की कमाई से कमाया है, ठीक है, बहुत मेहनत से कमाया है। तो अगर आप अपने पैसे को ऐसे ही इन्वेस्ट कर दोगे बिना कुछ डॉक्यूमेंट देखे दाखे, तो आपको नुकसान ही होगा, बहुत सारे चांसेस हैं आपको नुकसान होने के। तो आपके जो भी वो डॉक्यूमेंट है सिर्फ उसको लेना नहीं है, उसको पढ़कर समझना भी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। वेरीफाई द लेजिटिमेसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कोई इलीगल कंपनी हो, कोई इलीगल काम करती हो, बंद हो जाए, ठप हो जाए, वो सारी लॉस मेकिंग कंपनी हो। तो ये सब आपको देखना है, उसकी लेजिटिमिटी चेक करनी है। फाइंड द कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। अब देखो कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या होता है बेसिकली, कि अगर आप जिसमें इतना कॉस्ट लगा रहे हो तो आपको उतना बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मान लो मैं किसी शेयर में लगा दूं तो भाई 1 लाख रुपए, और मुझे पता है कि 1 साल में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,02,रुपए। तो वॉट एन इन्वेस्टमेंट, ओ माई गुडनेस, ऐसे इन्वेस्टमेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यही मुझे देखना है कि भाई मेरे कॉस्ट लगाऊंगी तो मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा। ऐसे इज द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये चीज़ देखोगे कि भाई इसकी रिस्क रिटर्न प्रोफाइल क्या है। इस इन्वेस्टमेंट में देखो रिस्क तो होगा ही होगा, रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में होगा ही होगा, पर ऐसी बात नहीं है कि आप इसको नहीं देखोगे, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो आपको रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मैं किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ जो कि एकदम से बंद ना हो जाए, तो भाई मुझे सारा रिस्क ही हो जाए। नो द लिक्विडिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब लिक्विडिटी भी चेक करनी है भाई, अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई, मुझे मेरे पैसे को निकालना पड़ गया, तो क्या मैं अपने पैसे को निकाल सकता हूँ। अब मान लो मैंने कोई ऐसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जिसमें 20 सालों तक मैं कोई पैसा निकाल ही नहीं सकती, और उसमें मैंने अपना बहुत ही ह्यूज लेवल ऑफ अपना इनकम, अपनी सेविंग लगा रखी है, तो उससे क्या होगा। अब देखो यार, अनसर्टेन फ्यूचर है, दैट इज वी ऑल नो कि भाई फ्यूचर हमारा बहुत अनसर्टेन। अब मुझे ज़रूरत पड़ गई अगर उस पैसे की और मैं उसे निकाल भी नहीं सकती, तो फिर क्या फ़ायदा मेरे इन्वेस्टमेंट करने का, मेरे पैसे को बढ़ाने का, मेरे पास पैसे होने का, मेरे पैसे इन्वेस्ट करने का, कोई दिस इज नो मीनिंग बिहाइंड दैट, है ना, अगर मैं उसको यूज़ ही नहीं कर सकती तो। असर्टेन एज इफ इट इज अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक गोल्स। अब गोल तो है हमारा 2 लाख रुपए की बाइक खरीदने का, पर इन्वेस्टमेंट हमने क्या कर रही हुई है कि हमको भाई 10 सालों में ये 20,000 रुपए का रिटर्न जो है इस पर मिल जाएगा, और हमारी इन्वेस्टमेंट है 10,000। मतलब क्या है ये सब, मतलब व्हाट इज दिस, ऐसे नहीं होता है ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको देखना है कि भाई आपका क्या स्पेसिफिक गोल है, आपके जो गोल है उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना। उतना ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए, उतना ही आपको ये देखना है कि भाई मुझे इस इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, ताकि मैं इतने टाइम बाद मैं 2 लाख रुपए पर पहुंच जाऊं और मैं इस बाइक को खरीद लूं, ठीक है। क्योंकि और ये 2 लाख भी कैसे हैं कि भाई ये बाइक 5 साल बाद 2 लाख रुपए की मिलेगी, अभी शायद वो थोड़ी सस्ती हो, ठीक है, क्योंकि अब जैसे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी वैसे बाइक की इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कंपेयर दिस डिटेल विद अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब ऐसा नहीं कि मान लो किसी ने एक बात बता दी, उसी के चक्कर में पड़ गए, उसी में जाके इन्वेस्ट करते, देखा ही नहीं कि भाई दूसरे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपके आसपास आप जितने भी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, जितने भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आसपास इन्वेस्टमेंट के, उन सबको देखो, देन कंपेयर कि भाई कौन सा मेरे हिसाब से सूटेबल लग रहा है, एंड देन इन्वेस्ट योर मनी इन दैट पर्टिकुलर कोई भी चीज़ जो है। एग्जामिन इफ इट फिट्स इन विद अदर इन्वेस्टमेंट। आपको ये भी देखना है कि आप जो भी ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट जो कर चुके हो उसके साथ वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास ये 10th पॉइंट, जहाँ पे ये कह रहा है डील ओनली थ्रू एन ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी। आपको एक ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी के थ्रू ही डील करना है। इससे क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो सेबी जो होता है, सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, तो वो आपकी हेल्प कर सकती है, ठीक है। उसके पास ऑप्शंस होते हैं, बट अगर आप अनऑथराइज इंटरमीडियरी के थ्रू ट्रेड कर रहे हो फिर आपकी हेल्प करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सीक ऑल क्लैरिफिकेशन अबाउट द इंटरमीडियरी एंड द इन्वेस्टमेंट। आपका जो भी इंटरमीडियरी है, आपकी जो भी इंटरमीडियरी क्या होता है बेसिकली, एक ब्रोकर जिसे हम कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि इंटरमीडियरी होता है। ब्रोकर क्या होता है ये सबको पता होगा कि बेसिकली जो हमको स्टॉक मार्केट से, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, उसके बीच में कनेक्शन का काम करता है ब्रोकर, ठीक है। ये बता दिया मैंने तुम लोगों को। और जो भी हमारा इंटरमीडियरी है, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में जितनी भी क्लैरिफिकेशन लेनी है सारी पहले ले लो, उसके बाद अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। और एक्सप्लोर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू इफ समथिंग वर टू गो रॉन्ग, एंड देन इफ सेटिस्फाइड मेक द इन्वेस्टमेंट। जितने भी तुम्हारे पास ऑप्शन है उन सबको एक्सप्लोर कर लो। अगर कुछ भी मान लो तुम्हें लगता है कि भाई चीज़ें गलत हो रही हैं, उसको देखो, और अगर लगता है कि भाई सब ठीक है तो फिर उसको इन्वेस्टमेंट कर दो।
और अगर तुम्हें इस पूरे एसए 1 का जो तुम्हारा सिलेबस है, एसए 1 में तुम्हारे कितने चैप्टर आएंगे 1 से लेके 5 के, अगर तुम्हें उसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी मैंने तुम लोगों के लिए बना रखे हैं। उसका लिंक मैंने तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हैं तुम्हारे लिए। मैंने प्रॉपर एक क्वेश्चन बैंक बना रखा है जिससे इस साल भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है। उसमें जितने भी प्रोबेबल, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी बुक से तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे हैं, ठीक है। तो तुम उन सबको चेकआउट कर सकते हो, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना। अब हम आएंगे अपने व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट पे। भाई इंटरेस्ट क्या होता है? मैं इतनी देर से तुमसे कह रही हूँ कि अगर तुम पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखो, जब हम किसी से भी मनी बोरो कर रहे होते हैं तो हमें ये होता है कि भाई हम उसको पैसे वापस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने सिर्फ उसको पैसे नहीं वापस करने हैं, हमने उसकी जो मनी यूज की है उसको यूज करने का पैसा भी देना पड़ता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं थे आज, ठीक है, तुम्हारे पास 10 रुपए थे, तुम अमीर हो, तुम्हारे पास 10 रुपए थे, मेरे पास नहीं थे। मैं तुम्हारे पास आई, मैंने कहा कि भाई मुझे 10 रुपए दे दो। तो तुमने देखा कि भाई देखो, इस बंदे के पास जब इसको जरूरत थी तो इसके पास 10 रुपए नहीं थे, मैंने अब इसको 10 रुपए दे दिए, ठीक है। अब मान लो मैंने 1 साल के लिए 10 रुपए लिए तुमसे, अब मैं 1 साल बाद आके तुमको सिर्फ 10 रुपए वापस कर दूं, तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि यार, कि जब इसके पास पैसे नहीं थे तो मैंने इसको पैसे दिए, अब इसने मुझे 1 साल के बाद मेरे को इसे पैसे देने का मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ, इसने मुझे मेरे पैसे को यूज करने के पैसे नहीं दिए। तो अब जो तुमने 10 रुपए लिए हैं, दिए हैं मुझे, उसके बदले में मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगी? 11 रुपए दूंगी। तो ये जो 1 रुपए है, ये क्या है? ये तुम्हारा इंटरेस्ट है। ये तुम्हारा, तुमने मुझसे 10% का इंटरेस्ट ले लिया इसके ऊपर, समझ रहे हो? 10% का इंटरेस्ट ले लिया तुमने मेरे से। तो ये 1 रुपए का तुम्हें फायदा जो होगा उसके चक्कर में ही तुम मुझे पैसे दोगे, अदरवाइज तुम मुझे पैसे क्यों दोगे? तो व्हेन वी बोरो मनी वी आर एक्सपेक्टेड टू पे फॉर यूजिंग इट। हम उसको यूज करने का पैसा भी देते हैं। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। आपने आई थिंक ये पढ़ा होगा, 8th क्लास में शायद इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट भी उस बंदे को देना पड़ेगा फॉर यूजिंग दैट पर्टिकुलर मनी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दे रखी है, उसको देख लेते हैं। इंटरेस्ट इज एन अमाउंट चार्ज टू द बोरोवर। अब देखो, इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होता है? इंटरेस्ट को कौन दे रहा होता है? इंटरेस्ट को बोरोवर दे रहा होता है। ये मत समझ लेना कि अच्छा जिसने पैसा दिया वो ही इंटरेस्ट देगा, नहीं, जिसने पैसा लिया, जो बोरोवर है, वो इंटरेस्ट देगा। समझ रहे हो? फॉर क्यों देगा? फॉर द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग द लेंडर्स मनी। और किसको देगा? किसको देगा? लेंडर को देगा, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो, जो बोरोवर होता है वो लेंडर को देता है कि भाई तुमने मुझे मेरे समय पे पैसे दिए जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे तो दूंगा ही दूंगा, पर तुम्हारे पैसे को जो मैंने अपनी ज़रूरत के समय पे यूज़ किया उसके लिए मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। और ये जो एक्स्ट्रा है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। समझ गए? ये इंटरेस्ट रेट होता है जिस रेट पे, मान लो कि मैंने तुमसे 100 रुपये लिए थे और मुझे तुम्हें 105 रुपये वापस करने पड़े हैं, तो इस पर कितने % का इंटरेस्ट हो गया? इस पर 5% का इंटरेस्ट हो गया। आई होप तुम लोगों को इंटरेस्ट तो निकालना आता ही होगा, है ना। तो इस पर 5% का इंटरेस्ट रेट लग गया और ये है मेरा इंटरेस्ट रेट। समझ गए? अब आ जाते हैं व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है कि भाई आज, अब तुम जाके देखना, आज इस चीज़ को चेक करना। अच्छा, जितनी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है ना कि एमआरएफ का शेयर देखना, टाटा मोटर्स का देखना, यार ये सब तुम देखना। अगर तुम देखोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल इसका कितना यूज़ है इस सब्जेक्ट का। इसको बस थ्योरेटिकल अगर पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा पूरे साल पढ़ने का। बट अगर ये तुम्हारे चीज़ें तुम्हारे अंदर आ जाने चाहिए कि अच्छा ऐसे कैसे होता है, ये कितना होगा, वैसे कितना होगा, तो तुम्हें जो बेचैनी होगी ना इसको ढूंढने की, इसको समझने की, वही बेचैनी, वही जो तुम्हारी इंट्रीगनेस है, वही तुमको इस सिलेबस को इंटरेस्ट बनाएगी तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे अलग अलग बैंक है, आज तुम जाके चेक करना, किसका चेक करोगे? मान लो फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, और एक मान लो हमारा ICICI बैंक, ठीक है। ये जो 4 बैंक है इनके FD के रिटर्न चेक करना, ठीक है। FD पे, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं हम उसको, फिक्स डिपॉजिट पे ये कितना रिटर्न आपको दे रही है। देखो, एक एक पॉइंट का भी डिफरेंस आपको दिख सकता है, हो सकता है सेम भी हो, पर आपको डिफरेंस भी आपको देखने को मिल सकता है कि भाई अलग अलग जो बैंक्स होती हैं वो अलग अलग रेट जो है इंटरेस्ट रेट देती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करती हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट इतना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं, देखते हैं, वो ये सारे फैक्टर्स हैं। और ये तुमसे पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो इसको ध्यान से देखना। डिमांड फॉर मनी,
डिमांड फॉर मनी क्या होता है? अगर बहुत सारे लोग पैसा डालने आ रहे हैं या पैसा मांगने आ रहे हैं, समझ लो बैंक के पास अगर बहुत सारे लोग पैसा मांगने आ रहे हैं, भाई लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि भाई हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, इतने पैसे दो। अब देखो बैंक के पास इतना पैसा नहीं है, बैंक के पास भी एक लिमिटेड अमाउंट है। तो एक टाइम बाद बैंक क्या करेगा, जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा देगा, ताकि इनमें से, क्योंकि देखो मैं कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही पैसा दे सकती हूँ, ठीक है। तो एक टाइम बाद ऐसा होगा, अभी जब बहुत सारे लोग आएंगे ना, तब क्या सिचुएशन होगी, तब इंटरेस्ट रेट कम है, समझ रहे हो? इंटरेस्ट रेट तब कम है कि भाई 5% पे पैसा ले लो, लोन ले लो मतलब, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आगे पैसा मांगने के लिए। अब बैंक के पास भी कोई अनलिमिटेड पैसा तो होता नहीं है ना, सबके पास लिमिटेड पैसा है। तो थोड़े समय बाद बैंक क्या करेगी, अगर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो बैंक इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, ताकि हम कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही पैसा दे सकें और उसी से हमें उतना रिटर्न मिल सके जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने, जो हमारे लेंडर है, जो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करने वाले लोग हैं, उनको भी तो इंटरेस्ट देना है, तो उनको हम पैसा दे सकें। तो इस तरीके से होता है, समझ गए। दूसरा है लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग। गवर्नमेंट बोरिंग का लेवल मतलब कैसे होता है, जो गवर्नमेंट होती है, देखो उसके पास भी जो पैसा होता है वो कहाँ से आता है, गवर्नमेंट के पास अपने पास तो खुद का कोई पैसा होता नहीं है, वो पैसा कहाँ से लेती है, जो टैक्स होता है वो होता है, वो उसको यूज़ कर रही है। और अगर कई बार अगर लोग, गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा कम पड़ जाता है, तो गवर्नमेंट जो होती है वो पैसा बोरो करती है। पैसा बोरो किससे करती है, बैंक से बोरो कर लेती है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनसे बोरो कर लेती है, इंडिविजुअल्स को अपनी सिक्योरिटीज बेच देती है। ये तुम पढ़ोगे आगे जाके, जीसेक पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट होती है वो भी सिक्योरिटीज अपनी बेचती है किसी किसी चीज़ की, ताकि उसको पैसा मिल जाए। तो अगर इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करना होता है, तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि भाई आजकल गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है, सप्लाई ऑफ मनी कितनी है। अब मान लो डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो गई, या डिमांड अगर मान लो, देखो जो सप्लाई होती है मनी की, उसका क्या मतलब होता है कि मार्केट में अगर सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है, कहने का मतलब कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, और जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है। देखो अब तुम्हें ऐसे समझाती हूँ, किसी भी चीज़, अगर देखो कोई भी चीज़ तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा होगी ना, तो तुम्हारे को ना उसकी वैल्यू नहीं होगी, समझ रहे हो, तुम उसकी वैल्यू नहीं करोगे। तो वैल्यू नहीं करोगे तो मतलब अगर 3-4 लोग भी हैं तुम्हारे पास, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखना है। तो अगर इस तरीके से हम देखें सप्लाई ऑफ मनी, अगर मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो रुपये का वैल्यू है, रुपये का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है ना। जो चीज़ आज 10 रुपये की आ रही है, वही चीज़ 20 रुपये की आएगी, कि मतलब अब देखो जब ये इन्फ्लेशन होती है, तब होता क्या है कि जो रुपये है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। रुपये की वैल्यू कम होने का क्या मतलब है कि जो चीज़ अभी तक आपको 10 रुपये के नोट में मिल जा रही थी, वही सेम पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको अब 20 रुपये में मिल रहा है। इसका मतलब 10 रुपये की वैल्यू तो कम हो गई ना। अब 10 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई, 20 रुपये हो गई भाई। अब वही चीज़ आपको 20 की मिलेगी। तो ये कब होता है, जब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी RBI है, वो क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या होगा, अब देखो मार्केट में जितना पैसा है, अगर तुम्हें पता लगेगा कि जो बैंक है वो पहले तो 5% इंटरेस्ट दे रही थी मुझे, पहले मुझे बैंक 5% इंटरेस्ट दे रही थी अपने पास पैसा रखने के लिए, पर अब बैंक ने ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 10% कर दिया। क्यों कर दिया, क्यों करा बैंक ने, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो बैंक क्या चाहता था कि ये जो पैसे हैं ये सब लोग बैंक के पास जमा करा दें और मार्केट में मनी सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाए, और जैसे ही वो कम होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ये बात बहुत ही इकोनॉमी का कोर कॉन्सेप्ट है ये इन्फ्लेशन का। तो मैं अगर उतना नहीं भी समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार तुम वीडियो पीछे करके देख लेना। पर अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सिर्फ इतना समझ लो कि सप्लाई ऑफ मनी जो होती है ये इम्पैक्ट डालती है इंटरेस्ट रेट पे। ये एकदम इकोनॉमी का, जब तुम 11th क्लास में अगर इकोनॉमिक्स कभी पढ़ोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एकदम इन्फ्लेशन का कोर कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बताया है। तो अगर तुम्हें नहीं भी आया समझ में तो इट्स ओके। इन्फ्लेशन रेट, वही इन्फ्लेशन रेट भी देखना पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो।
और यहाँ पे क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज विच डिटरमाइन सम ऑफ द वेरियस मेंशन्ड अबव। ये जो चीज़ें हैं ये सब आरबीआई और कौन देख रहा होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज देख रही होती हैं। अब आते हैं हमारे पास वेरियस ऑप्शंस, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से होता है। तो देखो पहला तो है फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट क्या है, बेसिकली जो चीज़ हमें दिख रही है ना, ऐसा नहीं है कि भाई हमें दिख नहीं रहे, जिसे हम छू सकते हैं, टैंजिबल भी कह सकते हो इसको। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गई और कमोडिटीज़ हो गई, जैसे दाल चावल चीनी जीरा, ये सब जो होता है ना, ये सब कमोडिटीज़ कहते हैं और इसका भी ट्रेड होता है। ठीक है, इसके लिए भी कमोडिटी मार्केट होता है, वहाँ पर इसका भी ट्रेड होता है। तो तुम ये मत सोचना कि ये कमोडिटीज़ क्या है क्यों है। फाइनेंशियल एसेट्स में आते हैं। अच्छा देखो यहाँ से ना तुमसे ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल एसेट है, इनमें से कौन सा फिजिकल एसेट है, या फिर दो फाइनेंशियल एसेट के नाम बताओ या फिर दो फिजिकल एसेट्स के नाम बताओ। तो तुम इसको इस तरीके से याद रखो, समझ गए। अब आएंगे हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स पे। फाइनेंशियल एसेट में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, जो मैंने तुमको एफडी भी बताया था, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के साथ भी हम लोग स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस होता है, प्रोविडेंट पेंशन फंड होते हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं। और सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड भी जैसे हमारे पास होता है, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर हो गए, तो ये तीन चीज़ें हमको दिख रही हैं। ठीक है, अब हम आएंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस पे। ये इस वीडियो का भी लास्ट टॉपिक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक है, थोड़े समय के लिए, लेस देन 1 ईयर समझ लो इसको, लेस देन 1 ईयर के लिए ही है। तो सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन होता है सेविंग बैंक अकाउंट। और ये क्या होता है, फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट है जिसको लोग यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई कुछ भी इन्वेस्टमेंट करे ना करे, सेविंग अकाउंट तो खुलवा ही लेता है बंदा। और इस पे लो इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे 4 से 5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है इसको। ठीक है, बट ये होता है कि इसमें से आप कभी भी पैसा निकाल लो, कभी भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई मैच्योरिटी पे पैसा निकलेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप डेली का काम भी कर सकते हो इसमें से पैसे निकाल के। मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, अब देखो ये ना स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक म्यूचुअल फंड इसको सब, अब ये मनी मार्केट को समझने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, एक पूल ऑफ मनी होता है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के शेयर्स डिबेंचर में पैसा लगाया जाता है। आगे इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम इसको, तो अभी मैं उतना नहीं बता रही। ठीक है, पर ये समझ लो कि स्पेशलाइज्ड फंड फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, जो कि शॉर्ट टर्म फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। मतलब जो थोड़े समय के लिए है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं आपको पैसा लगाना है। शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम है, शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स रहेगा और देर बाय आपको एक इजी लिक्विडिटी मिल जाती है। इजी लिक्विडिटी मतलब अगर आपको पैसा निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें लोगों का बेसिक जो ज़्यादा मोटिव क्या होता है कि भाई हमको रिटर्न मिलना चाहिए अच्छा खासा, है ना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बट जो मनी मार्केट होता है उसमें सबसे पहला जो उसका प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है कि भाई आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट कर ले, है ना, आपको लॉस ना हो। क्योंकि भाई देखो थोड़े समय के लिए जो बंदा पैसा लगा रहा है वो ऐसा बंदा नहीं है कि बहुत रिस्क मतलब रिस्क ले लेगा, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा है तो अगर उसके पैसा डूब भी गया तो उसे कोई टेंशन नहीं है, नहीं। तो सबसे पहला मोटिव क्या है कि भाई आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा हमारा मोटिव क्या होता है कि हमें आपको एक अच्छा से रिटर्न देना है, जिससे कि आपकी कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर अच्छा खासा रिटर्न आए और आपको उससे प्रॉफिट हो। और इसका जो रिटर्न होता है वो सेविंग बैंक अकाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। ओके, अब आ जाते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक्स। अब फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक में क्या होता है, इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई इसको हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। टर्म डिपॉजिट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, फिक्स होता है, इसीलिए इसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड इसका होता है 30 दिन के लिए आपको मिनिमम इसको इन्वेस्ट करना ही करना है। उसके आगे आप मतलब अगर मैक्सिमम पे जाओ तो आप काफ़ी समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, इसकी कोई हद नहीं है, बट मिनिमम आपको 30 दिनों के लिए एफडी करवानी ही पड़ती है। ओके, और ये भी कौन से इन्वेस्टर्स के लिए होता है, जिनके लो रिस्क एपेटाइट होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्क बेयर कर सकता है, तो भाई लो रिस्क एपेटाइट जिस भी इन्वेस्टर की है वो आओ और अपने एफडी में अपना पैसा जमा करा दो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि भाई रिस्क भी आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपको देखना है कि भाई नॉर्मली जो पीरियड होता है वो 6 से 12 महीने तक के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। और जो एफडी पर रिटर्न की अगर हम बात करें तो रेट होता है वो एफडी मनी मार्केट से मतलब डिफर कर सकता है। जितना मनी मार्केट में आपको रिटर्न मिलेगा एफडी में मिलेगा वो कम ज़्यादा होता रहता है अपना।
और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन तक आज पढ़ेंगे, तो आज ये टॉपिक हमारा हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए हो तो तुम लोग हैंड रिटन नोट्स के लिए जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना। क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तुम्हें सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि अच्छा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कौन सा आएगा। वो सारे क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं वो सारे उसमें मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।